Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. जैसा कि आप सब जानते हैं मंडे को हम लोग एक कोट लेते हैं दैट कम्स इन इंडियन एक्सप्रेस ऑन संडे। तो ये कोट है आज का, टू द हंग्री गॉड कैन ओनली अपीयर एज ब्रेड। सो ये जो कोट है ऑफ कोर्स पेपर वन ऐसे में सीधा सीधा आपको देखने को मिल सकता है, फिर आपको इस पे एलाबोरेट करना होगा। एथिक्स इंटीग्रिटी पेपर में भी ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी इस वीडियो को यहीं पॉज करके आप पहले खुद सोचिए कि इस टॉपिक के ऊपर आप क्या क्या लिख सकते हैं। डू सम ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन योर ओन and that will help you to have some developed thought process in order to tackle essay paper. ये एक्सरसाइज अगर हम लोग हर वीक में एक बार करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन एसे राइटिंग। तो आप सोच लीजिए, मोटे मोटे आइडियाज मैं यहाँ पे देता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये जो कोट है दैट हैज बीन गिवन बाय महात्मा गांधी। ऑफ कोर्स दिस कोट हैज बीन गिवन इन टुडेज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बिकॉज ऑफ महात्मा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी टुडे। तो वो थोड़ा बहुत रेलेवेंट टॉपिक देने की कोशिश करते हैं। तो आज महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी है, गांधी जयंती है, तो उस अवसर पे उन्होंने महात्मा गांधी का ये कोट दिया है। तो महात्मा गांधी की जो कोट्स हैं, उनके तमाम जितने भी आइडियाज हैं, जितनी भी फिलोसफी हैं, जो भी कोट हैं, ऑल ऑफ देम कैन फिट इनटू वन लार्जर आइडियोलॉजी इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर कोट। तो महात्मा गांधी का अगर कोई भी कोट आ जाता है तो फिर आपको उसमें चिंता की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। आप समझिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि महात्मा गांधी इज कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर। तो इस फिलोसोफर सब पे ध्यान देंगे। अ फिलोसोफर इज द वन हु गिव्स एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होती है? सेट ऑफ डिस्टिंक्ट आइडिया दैट हैव लॉजिकल कोरिलेशंस विथ ईच अदर। इसका क्या मतलब? तो एक इंसान ने 10 बातें बोली, एक फिलोसोफर क्या होता है? वो आइडियोलॉजी देता है। वो आइडियोलॉजी जो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करे, उनको वो सही रास्ता दिखाए। दैट इज वाई फिलोसोफर्स आर ऑल्सो नोन एज अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो फिलोसोफर्स आइडियोलॉजी देते हैं। आइडियोलॉजी में वो 10-20 बातें ऐसे अलग अलग आइडियाज देते हैं, अलग अलग कोट्स देते हैं। उन सारे आइडियाज में और कोट्स में एक लॉजिकल कोरिलेशन होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, ऑर्गेनिक रिलेशन होना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स ये है तो फिर ये, ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए। तो महात्मा गांधी इज कंसिडर टू बी अ पॉलिटिकल फिलोसोफर। इस कारण से उनकी जितनी भी आइडियोलॉजी है या कोट्स हैं, सबके बीच में आपस में को रिलेशन। और अगर आपने वो को रिलेशन अच्छे से समझ लिया है तो गांधी से रिलेटेड कोई भी कोट अगर ऐसे में आता है तो आप गांधी की सारी आइडियोलॉजीज को एक के बाद एक लिख दीजिए, उससे लिंक करके, एंड यू विल बी एबल टू फ्रेम अ गुड एसे। आप समझिए, एसे राइटिंग में नॉर्मली क्या होता है, कोई फिलोसॉफिकल टॉपिक होता है। क्यों होता है फिलोसॉफिकल टॉपिक? क्योंकि एग्जामिनर आपके अंदर भी एक छोटा मोटा फिलोसोफर देखना चाहता है कि इस टॉपिक के ऊपर आपके दिमाग में कितने आइडियाज आ रहे हैं और उन आइडियाज के बीच में आप लॉजिकल कोहेरेंस दे पा रहे हैं कि नहीं। ये पर्पस होता है आजकल फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को एस्से के तौर पे देने के पीछे। क्योंकि फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को एस्से के तौर पे देने के पीछे उनका मेन मकसद ये नहीं होता कि वो आपका नॉलेज चेक करें। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप कितने लॉजिकल तरीके से अलग अलग आइडियाज को लिंक करके सोच सकते हैं। तो व्हेन यू रीड सेवरल फिलोसोफर्स यू शुड रीड फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव ओनली, कि इनके तमाम आइडियाज के बीच में क्या लिंकेजेज हैं, क्या ऑर्गेनिक फ्लो है। और जब आप वो समझ जाएंगे तब आप अपना एसे लिखें और अपने तमाम पैराग्राफ्स के बीच में एक ऑर्गेनिक फ्लो अगर आप बना पाए तो एग्जामिनर को आप एक मैसेज देते हैं कि देखिए सर, मैं भी एक ठीक ठाक सा फिलोसोफर हूँ, मेरे पास भी अलग अलग आइडियाज हैं जिसके बीच में कोहेरेंस है। तब आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। तो एक बार जरा गांधी जी की फिलोसफीज देखते हैं एंड यू विल अंडरस्टैंड कि वाई गांधी इज नोन एज अ फिलोसोफर, वाई गांधीजम इज नोन एज आइडियोलॉजीज। बिकॉज गांधीज आइडियाज आर डिस्टिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल, his idea of Swaraj, Atmanirbhar, Sarvodaya, Antyodaya, trusteeship, his different ideas, but all such ideas very logically link
into a one larger philosophy which is known as ideology। तो एक एक करके देखते हैं और उसी लार्जर आइडियोलॉजी का को फिट करेगा ये कोट। टू द हंग्री गॉड कैन ओनली अपीयर एज ब्रेड। आई जस्ट होप कि आई एम एबल टू मेक सेंस टू यू ऑल व्हाट टू डू इन अ फिलोसॉफिकल एसे। फिलोसॉफिकल एसेज रातों रात तैयार नहीं होते, उसके लिए थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। तो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फिलोसोफर्स। so with this discussion try to understand गांधी। तो गांधी की जितनी भी फिलोसफीज हैं उसमें जो कोर आइडिया है दैट कम्स फ्रॉम रशियन राइटर लियो टेल्स्टॉयज आइडिया ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। ये आप कह सकते हैं कि गांधी के तमाम आइडियोलॉजीज का कोर कॉन्सेप्ट है। लियो टॉल्स्टॉय के आइडिया से वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे और लियो टॉल्स्टॉय का आइडिया है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। इससे क्या मतलब? इससे मतलब ये आता है कि गांधी बिलीव्ड कि ह्यूमन बीइंग्स आर इनहेरेंटली, ओरिजिनली और एसेंशियली गुड, इंटेलेक्चुअल। तो फिलॉसफी में दो मोटे मोटे ट्रेंड हैं, दो मोटे मोटे टाइप्स के फिलोसोफर हैं। वन सेट ऑफ फिलोसोफर्स बिलीव कि ह्यूमन बीइंग्स आर एसेंशियली पीसफुल, कोऑपरेटिव, हार्मोनियस, और उस लीग को बिलोंग करते हैं गांधी। फॉर एग्जाम्पल इसीलिए गांधी इज इंस्पायर्ड बाय दिस आइडिया द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। हम सबके अंदर भगवान है एंड इफ यू जस्ट रियलाइज आवर ट्रू नेचर देन वी विल नेवर कमिट एनी सिन और इविल। एक ट्रेंड तो ये है। दूसरा ट्रेंड है फिलोसफी में, दूसरे तरह के फिलोसोफर्स हैं, दे बिलीव कि ह्यूमन बीइंग इज एसेंशियली नास्टी, सेल्फिश, ब्रूटल। इस ट्रेंड में सबसे पहले नाम आता है हॉब्स का। तो गांधी बिलोंग्स टू द ट्रेंड विच बिलीव्स कि किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन, वी ऑल आर इनहेरेंटली गुड। और अगर हम सिर्फ अपने ट्रू नेचर को पहचाने तो हम बुरी चीजों से दूर रह सकते हैं। एंड रिकॉग्निशन ऑफ आवर ट्रू नेचर विल बी टू स्वराज। तो गांधी का जो कॉन्सेप्ट था स्वराज का, दैट वाज लेस इन पॉलिटिकल नेचर। जैसे हमें लगता है स्वराज मतलब सेल्फ रूल, राइट टू सेल्फ रूल पॉलिटिकली, देश आजाद हो जाना, बट गांधीयन स्वराज वाज इंटेलेक्चुअल एंड इंडिविजुअल फर्स्ट एंड लेटर ऑन पॉलिटिकल एंड कलेक्टिव। इंटेलेक्चुअल एंड इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान अगर अपनी ट्रू नेचर को पहचाने, अपने अंदर के भगवान को पहचाने और उस ट्रू नेचर से बिहेव या इंस्पायर होकर के एक्ट करे, बिहेव करे, तो अपने आप हर एक इंसान की पर्सनालिटी जो है वो ड्यूटी ओरिएंटेड हो जाएगी। अपने धर्म को, अपने ड्यूटी को वो इंपॉर्टेंस देगा, प्रायोरिटाइज करेगा। और जब हर इंसान अपनी अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटाइज करेगा, उस प्रोसेस में वो अपने अंदर के आने वाली सारी इविल थॉट्स को कंट्रोल में रखेगा एंड दैट वुड बी स्वराज, खुद के ऊपर राज। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ राज, स्वराज, सेल्फ कंट्रोल। और जब स्वराज आएगा तो दैट विल नेसेसरीली इंक्लूड सेल्फ रिस्ट्रेन, अपने ऊपर कंट्रोल, अपने अंदर आने वाले तमाम इविल थॉट्स के ऊपर कंट्रोल। दैट विल मेक आवर पर्सनालिटी ड्यूटी ओरिएंटेड। जब देखिए राइट ओरिएंटेड इंसान वो होता है अपने अपने अधिकारों की लगातार बात वो करता है जो थोड़ा सेल्फिश टेंडेंसी का हो। ऐसा गांधी का मानना है कि सेल्फिश टेंडेंसी जो हमें अपने अधिकारों के बारे में बात करने के लिए फोर्स करता है। अगर हम सेल्फलेस तरीके से हों, अपने ट्रू नेचर को पहचाने, अपने इंस्टिंक्ट्स पे कंट्रोल कर पाए, देन आवर पर्सनालिटी विल बिकम ड्यूटी ओरिएंटेड। एंड व्हेन वी आर ड्यूटी ओरिएंटेड देन नेचुरली वी विल लिव अ मिनिमलिस्टिक लाइफ। बेसिक जो हमारी जरूरतें हैं वही हम लेंगे नेचर से, और इन दैट केस वी ऑटोमेटिकली विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर। तो ज्यादातर हमारी जरूरतें हमारी खुद के लेवल पे पूरी हो जाएंगी। गांव में आपने मान लीजिए चरखा चलाया, इसीलिए गांधी जी चरखा चलाते थे, वांटेड टू गिव अ मैसेज ऑफ मिनिमलिज्म कि आप चरखा भी चला करके अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं अगर आपके अपने मन के ऊपर स्वराज है, अपने शरीर के ऊपर स्वराज है, यानी कि कंट्रोल है, ड्यूटी ओरिएंटेड पर्सनालिटी है। तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट, और जो थोड़ी बड़ी जरूरतें बच जाती हैं वो इंसानों की विलेज लेवल पे पूरी हो जाएंगी। गांव के लोग मिल करके बाकी अपनी जरूरतें पूरी कर लेंगे। ज्यादातर इंसान अपनी समझिए 90% तक जो जरूरतें हैं वो खुद के लेवल पे पूरी कर लेगा। बेसिक अपने खाने पीने की चीजें वो खुद बना लेगा, सफाई घर की खुद कर लेगा, कपड़े खुद धो लेगा। बेसिक जो अपने सर्वाइवल के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो खुद ही करेगा, चरखा चलाएगा या फिर छोटी मोटी खेती कर लेगा। सो दिस इज हाउ अ पर्सन विल बी
self sufficient to a great extent on his or her own, remaining few things for which a person needs others, वो विलेज लेवल पे पूरी हो जाएंगी। इसलिए गांधी जी का मानना था कि विलेज शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, एंड दैट इज हाउ गांधी बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज रिपब्लिक्स। दैट वुड बी ट्रू डेमोक्रेसी एज पर गांधी, क्योंकि गांधी जी के हिसाब से डेमोक्रेसी का मतलब डिसीजन टू राइट्स टू मेक डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू योर ओन लाइफ। एंड in this kind of democracy that we practice today, indirect democracy, where we elect our representatives to some legislative body and then they frame policies as per our mandate, this is not considered as true democracy by Gandhi. So he believed that true democracy is when people make decisions with respect to their life on their own. तो गांधी बिलीव्ड इन स्वराज, तो 90% तक तो अपने जीवन से रिलेटेड फैसले आप खुद ही ले रहे हैं अपने शरीर और अपने मन के ऊपर। बाकी तमाम जो फैसले हैं वो विलेज लेवल पे पूरे हो जाते हैं। दैट इज वाई गांधी सजेस्टेड द आइडिया ऑफ विलेज रिपब्लिक। और इसीलिए ट्रू डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने कहा कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना चाहिए, जहां पे लोग ज्यादातर फैसले अपने गांव में मिलकर के ग्राम सभा के लेवल पे ही ले लें। And that is why Gandhi said that the concept of modern day state, big state machinery, police, army is unnecessary. Of course, Gandhi will be criticized by others for being way too ideological or idealist, I would say. तो वो बात अलग है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ही एक्चुअली मेंट। ही मेंट कि अगर हर इंसान स्वराज अटेन कर ले तो कोई क्राइम नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, तो इस तरह के पुलिस स्टेट की कोई जरूरत नहीं है, आर्मी फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस विल बी टेकन एट इंडिविजुअल लेवल, रिमेनिंग डिसीजंस विल बी टेकन एट विलेज लेवल, एंड दिस इज हाउ विलेज रिपब्लिक विल fulfill the all needs of an individual. That is why Gandhi referred the best political system as the one which is anarchist. Anarchist means no government at all. So when he says no government at all, he means no police state, no army, nothing. Everyone is guided by self duty, self control. वैसे हालत में कोई पुलिस आर्मी की जरूरत है ही नहीं। So Gandhi, when he used the term anarchy, means no government, he actually meant enlightened anarchy. Enlightened anarchy is a situation where there is no government, no external mandate or restriction over individuals' action. Yet the society is ordered, civilized, where rights of everyone is respected. Why? Because Gandhi said कि if everyone is duty oriented, rights of everyone else will be automatically fulfilled. Rights and duties are two sides of a coin. आपके जो अधिकार हैं वो मेरी ड्यूटी है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके एरिया का एक लोकल ऑफिसर हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, तो आपका अधिकार है कि आपका एरिया क्लीन हो, वो मेरी ड्यूटी है। सिमिलरली आपकी ड्यूटी है कि अपना टैक्स आप टाइम पे भरें, जिससे मेरी सैलरी आए, जो मेरा राइट है। तो इस तरीके से राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन एज पर गांधीयन आइडिया। और हर इंसान अगर अपनी ड्यूटी को फॉलो करे तो राइट्स सबके अपने आप पूरे हो जाएंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी सी द कोट ऑफ गांधी, इफ वी ऑल डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज, राइट्स विल नॉट बी फार टू सी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गांधी का स्वराज का, दैट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम द कॉन्सेप्ट ऑफ ओसनिक सर्कल्स ऑफ गांधी। ओसनिक सर्कल्स ऑफ गांधी मतलब ज्यादातर जो फैसले हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हो जाएं, बचे खुचे फैसले विलेज लेवल पे, और उससे ज्यादा बड़े फैसले लार्जर विलेज लेवल पे, सर्कल या ग्रुप ऑफ विलेजेस। इट्स नॉट दैट कि सरकार नहीं होनी चाहिए नेशनल लेवल पे, नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, बट नेशनल गवर्नमेंट लेवल पे बहुत बेसिक फैसले छोड़े जाने चाहिए, ज्यादातर फैसले जो इंडिविजुअल या विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज लेवल पे। एंड गांधी बिलीव कि जिस तरीके से नेशनल गवर्नमेंट है उस तरीके से ग्लोबल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली द वर्ल्ड इज वन बिग ग्लोबल village, Vasudev Kutumbakam. So these were the ideas of Gandhi. I just hope कि you are able to link कि how his idea of Swaraj leads to self-sufficiency, यानी कि आत्मनिर्भरता। स्वराज naturally hinted towards a decentralization, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। तो ये थे गांधीयन आइडिया दैट naturally or logically flow from one to another. अब गांधीयन आइडियाज वेर ऑफ कोर्स वे टू आइडियलिस्ट इन नेचर, इसलिए आजादी के बाद इन आइडियाज को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना थोड़ा कठिन था, क्योंकि इन दैट केस देश की सिक्योरिटी सेफ्टी जो है वो खतरे में आ सकती थी। क्योंकि पूरी दुनिया जब एक बार इनलाइटेड हो जाएगी, देन वी कैन हैव इनलाइटेड एनार्की अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसको गांधी जी कहते थे राम राज्य। लेकिन ऐसे सिर्फ हम अपने लेवल पे ऐसे स्टेट पुलिस
आर्मी को डिसॉल्व करके पूरी तरह से वी कैन नॉट हैव कंप्लीटली गांधीयन काइंड ऑफ स्टेट बिकॉज दैट वुड लीड टू अ थ्रेट इन राइजिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो इसी कारण से गांधीयन आइडियाज को जितना हो सका हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, बट नॉट डायरेक्टली एज अ मैटर ऑफ लॉ for direct enforcement, but indirectly through DPSP. DPSP, as you all know, are non-enforceable, but they act as an directives for the government in order to align their government policies with respect to DPSP. So, Gandhian idea of decentralization was included under Article 40 of the Indian Constitution, which was a DPSP. बाद में इसको और ज्यादा कंक्रीट शेप देने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वेयर मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एज अ रिजल्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो ये है गांधी का आइडिया ऑफ स्वराज। स्वराज कुड बी सीन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इंडिविजुअल लेवल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टुवर्ड स्वराज, कि हर इंसान अपने ऊपर कंट्रोल करे, सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ डिजायर्स एंड पैशन। जितनी क्राइम्स कन्फ्लिक्ट्स होते हैं समाज में इसीलिए तो होते हैं क्योंकि इंसान स्वराज खो देता है, अपने इंडिविजुअल के ऊपर कंट्रोल खो देता है। कभी गुस्से में कोई क्राइम करता है, कभी किसी इंस्टिंक्ट से ड्राइव होकर के काम करता है, ग्रीड से इंस्पायर होकर के काम करता है, ड्राइव होकर के काम करता है। कल्चरल स्वराज, कल्चरल स्वराज का मतलब है कि हम जहां पे अलग अलग सभ्यता संस्कृति से अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, बट वी विल नॉट गिव अप आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर and tradition. So Gandhi said कि I will not stuff my windows and allow the winds from different parts of the world to blow across my house, but I will refuse to be blown off my feet. इस कोट का सरल सा मतलब ये था कि कल्चरल स्वराज की जहां तक बात है, कल्चर की जहां तक बात है, आई विल ट्राई टू लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम आई विल हैव फर्म बिलीफ इन माई ओन कल्चर, माई ओन ट्रेडिशन। दैट इज कल्चरल स्वराज। इकोनॉमिक स्वराज के लिए हर आदमी जो है आत्मनिर्भर हो, तो प्रोडक्शन बाय मासेज, ना कि मास प्रोडक्शन। दैट इज वाई गांधी बिलीव कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, heavy industries and they are satanic because heavy industries do mass production even by less number of employment, so that creates less employment and hence teaches humans against human for excessive competition, which is against the true nature of humans. So that is why Gandhi was always in favor of cottage industry and that was his idea of economic swaraj. पॉलिटिकल स्वराज हमने ऑलरेडी देखा कि इंडिविजुअल स्वराज के बाद उस पॉलिटिकल स्वराज में ही बिलीव्ड इन ग्राम पंचायत, कि ज्यादातर फैसले तो इंडिविजुअल लेवल पे हो जाएं, बचे खुचे फैसले जो हैं वो गांव के लेवल पे हो जाएं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। एंड सोशल स्वराज, एंडिंग अनटचेबिलिटी एंड कम्युनल वायलेंस वुड बी सोशल स्वराज, डूइंग अवे विद द सोशल इविल्स। तो दीज आर डिफरेंट आइडियाज ऑफ स्वराज। और जब स्वराज होगा तभी जाकर के एक हंगरी इंसान जो है वो उसकी जरूरतें पूरी होंगी। वी विल कम टू द कोट लेटर ऑन। गांधीयन आइडिया ऑफ सर्वोदय, तो गांधीयन आइडिया ऑफ सर्वोदय is also inspired from another thinker, John Ruskin's political concept unto this last. Unto this last simply means कि बिल्कुल जो आखिरी इंसान है, जो बिल्कुल सबसे पिछड़ा हुआ इंसान है, unto this last, उस इंसान की भी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। सर्वोदय, सबका विकास होना चाहिए। सर्वोदय आइडिया ऑफ गांधी इज वेरी इंट्रिकेटली लिंक्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अंत्योदय। अंत, बिल्कुल जो अंत में इंसान खड़ा है, मान लीजिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात की जाए या सोशल स्टैंडिंग के फॉर्मेट में बात की जाए, तो जो बिल्कुल आखिरी खरा इंसान है, जो सबसे पीछे है, उसकी भी सेवा होनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्वोदय एंड अंत्योदय, प्रोग्रेस ऑफ ऑल। सो सर्वोदय या अंत्योदय इज द बेसिक पर्पस और बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड एनी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम। की गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम में आप देखेंगे कि वहां पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रखा जाता है, तो उसमें उनको एक्सक्लूड किया जाता है जो रिलेटिवली वेल ऑफ है, उन तमाम लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली या सोशली। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय जो है वो गाइड करता है सरकार की वेलफेयर गवर्नमेंट्स की पॉलिसी मेकिंग को। ट्रस्टीशिप, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ गांधी सेज कि द रिच पीपल should consider themselves as trustee of the wealth that they are having। तो आपके पास मान लीजिए कि करोड़ों की संपत्ति है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी संपत्ति, आपको सोचना चाहिए कि यू आर जस्ट अ ट्रस्टी ऑफ दैट वेल्थ एंड यू शुड टेक ओनली दैट अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट इज नीडेड फॉर अ रिलेटिवली कंफर्टेबल
लाइफ ऑफ योर ओन एंड योर फैमिली। आप उतना ही पैसा लीजिए जिससे आपका और आपके परिवार का जीवन ठीक से बीते। बाकी पूरा पैसा जो आपको मानना है कि यू आर जस्ट taking care of this entire property as a trustee, because this property ultimately belongs to the society. And only when you follow the concept of trusteeship, every rich people follow the concept of trusteeship, then only there will be sarvodaya or antyodaya. So this is how we see sarvodaya and अंत्योदय एज वेल एज ट्रस्टीशिप आर ऑल्सो ऑर्गेनिकली इंटररिलेटेड। इसी कॉन्टेक्स्ट में महात्मा गांधी का ये कोट भी फिट बैठता है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट इवन वन मैन्स ग्रीड। देखिए, अगर इंसान ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट को भूल जाए और इंसान जो है वो ग्रीडी होने लगे, प्रॉपर्टी वेल्थ को एक्यूमुलेट करने लगे, एक इंसान 10-10 कमरों के घर में रहे, 20-20 गाड़ियां खरीदे, सो दैट वुड बी ग्रीड, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग गाइडेड बाय नीड बट ग्रीड। अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, वैसे हालत में द अर्थ रिसोर्सेज विल फॉल स्कैर्स। तो दुनिया में गरीबी हो रही है, दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स जो है वो अनइवन तरीके से। अगर कोई आदमी स्विमिंग पूल में नहाएगा तो फिर बाकी लोगों को तो पानी भरने के लिए किलोमीटर्स तक पैदल चलना होगा ही ना। तो दैट इज द प्रॉब्लम। और ये जो आइडिया है नीड और ग्रीड वाला, इसी पे एपीएससी ने इस बार मेंस में ऐसे पूछा था, यही वाला कोट सीधा सीधा पूछा था वहां पे। दैट वाज गांधीयन आइडिया एंड यू कुड हैव रिटन एंटायर सच आइडियाज टुगेदर। आपको सर्वोदय, जिस इंसान के अंदर स्वराज होगा, अपने इंस्टिंक्ट्स पे कंट्रोल होगा, वो ग्रीडी कभी नहीं होगा। ग्रीडी नहीं होगा तभी वो सर्वोदय और अंत्योदय की बातें महसूस कर पाएगा, तभी वो इस तमाम तरह के स्वराज को प्रैक्टिस कर पाएगा, तभी जाकर के वो ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। अब आते हैं टू द कोर्ट। लेट्स कम बैक टू द गिवन कोर्ट। लुक, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसी और उसके पहले मेडिएवल सिस्टम के कारण, इंडिया की इकोनॉमी जो है काफी बैकवर्ड थी और हमारा एग्रीकल्चर जो उसकी प्रोडक्टिविटी काफी कम थी। इस कारण से हमारे देश में फूड स्कैरसिटी का जो प्रॉब्लम है, दैट वाज अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम। हमने लास्ट एनालिसिस में ये देखा कि कैसे बंगाल फेमाइन के दौरान कितने सारे लोग मारे गए, एंड दैट टू वाज बिकॉज ऑफ वन बेसिक पॉलिटिकल पॉलिसी। तो थोड़ी सी पॉलिटिकल पॉलिसीज को टिंकर कर दिया ब्रिटिशर्स ने, थोड़े से फूड ग्रेन्स डाइवर्ट कर दिया और मैसिव लेवल पे 30 लाख लोग मारे गए। दैट हाइलाइट्स बंगाल फेमेन ऑफ 1942-43 हाइलाइट्स कि द लेवल ऑफ फूड स्कैरसिटी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रॉब्लम ऑफ हंगर लूम्ड लार्ज। और वैसे कॉन्टेक्स्ट में महात्मा गांधी ने ये कोट दिया कि इस तरीके के देश की अगर आजादी हो भी जाती है, पॉलिटिकल आजादी, पॉलिटिकल स्वराज मिल भी जाता है, तो भी इसको पूर्ण तरीके से, कंप्लीट तरीके से आजादी नहीं कही जा सकती। क्योंकि जो गरीब है, जो हंग्री इंसान है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि अंग्रेज शासन करें कि कोई इंडियन शासन करे। दैट इज जस्ट ए पॉलिटिकल स्वराज। फॉर हंग्री इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही सेज, फॉर हंग्री द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज ब्रेड। And in this context, he says, to the hungry, God can only appear as bread. Nothing else can matter. So he, in this context, said कि भारत की आजादी से पहले भारत के अंदर लोगों की आजादी जरूरत है, गरीबी से आजादी, भूखमरी से आजादी। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही स्टार्टेड लैंड रिफॉर्म मूवमेंट, जिसको बाद में ग्राम दान भूदान मूवमेंट का नाम दिया विनोबा भावे जी ने, हु वाज हार्डकोर गांधीयन ओनली। तो विनोबा भावे जी ने इस आइडिया को लेकर के आगे बढ़ाया। तो गांधी was very much concerned with the problem of hunger in India, and that is why he believed that this kind of Swaraj, political Swaraj, enough is not alone is not enough. In that context, he said, "To the hungry, God can only appear as bread." Hungry इंसान के लिए सब क्या आजादी? But the problem has not been countered till day. The hunger का जो problem है, वो अभी तक पूरी तरह से काउंटर नहीं हुआ है। इंडिया हैज बीन एबल टू अचीव सम सक्सेस and has become largest food grain producer in many food grain cases. For example, rice, wheat, we are one of the largest food grain producer thanks to green revolution, which was mainly led by father of green revolution, MS स्वामीनाथन साहब। बट अभी भी अगर आप इंडिया की रैंकिंग देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो इट इज 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। दैट वाज रैंकिंग ऑफ 2022। दैट क्लियरली सेज कि हंगर इज ए बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री टिल डे। और महात्मा गांधी की आइडिया से ही इंस्पायर होकर के MS स्वामीनाथन साहब ने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के फील्ड में अपना करियर चुना था। तो ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय गांधी एंड ही सेट अ गोल फॉर हिज लाइफ दैट वाज टू अचीव जीरो हंगर। सो उन्होंने, उनकी फाउंडेशन है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था दैट वाज टाइटल्ड जीरो हंगर इज पॉसिबल।
There they quoted Mahatma Gandhi. They said कि this idea of attaining zero hunger, this goal of attaining zero hunger has been inspired from Gandhian goal only. वहां पे एम एस स्वामीनाथन साहब ने ये कोट को रीइटरेट किया था, टू द हंग्री गॉड कैन ओनली अपीयर एज ब्रेड। तो एम एस स्वामीनाथन साहब कहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे भी महात्मा गांधी इंस्पिरेशन रहे हैं। एम एस स्वामीनाथन साहब कहते हैं कि उनका लक्ष्य है जीरो हंगर, बिकॉज महात्मा गांधी had given this vision to him and inspired by Gandhi he has been following this goal। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे भी देखें, कंक्लूजन में आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी हंगर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम एंड दैट इज वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आउट ऑफ 17 गोल 1 गोल इज टू अटेन जीरो हंगर। कई सारी बातें यहाँ लिखी हैं गांधीजम से रिलेटेड कि जो स्वराज है दैट इज एन इंटेलेक्चुअल स्वराज, दैट इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल वन, which is inspired by Tolstoy's Kingdom of God Within। अब इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस का क्वेश्चन है, गांधीयन आइडिया ऑफ स्वराज विल लीड टू एनार्की, ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी एंड विल डू अवे विद द नीड्स ऑफ पुलिस स्टेट, डिस्कस। तो इसमें आपको गांधी के तमाम आइडियाज को एक लॉजिकल फ्लो में लिख करके रख देना है। 150 वर्ड्स में आप इस आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। तो जिनको सुनना है वो इस डिस्कशन को सुने, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं, बट विद दिस आंसर डिस्कशन आई विल हेल्प यू टू रियलाइज कि व्हाट आई मीन बाय लॉजिकल फ्लो इन एन आंसर। तो आप ऐसे शुरुआत कीजिए कि गांधीयन आइडिया ऑफ स्वराज इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल वन, बट इट इज एन इंटेलेक्चुअल स्वराज। इंटेलेक्चुअल स्वराज से हमारा मतलब है कि ही बिलीव्ड दैट एवरी पर्सन शुड बी ड्यूटी ओरिएंटेड, अपने इनर इंस्टिंक्ट्स पे कंट्रोल, एंड दिस आइडिया ऑफ स्वराज वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम the Tolstoy's concept of kingdom of God within। When there is a duty oriented person, then automatically there is no need of any police state, and that is how there will be anarchy, but this anarchy will not lead to chaos but enlightened anarchy। और ड्यूटी ओरिएंटेड पर्सन विल ऑटोमेटिकली लीड टू सेल्फ सफिशियंसी। देखिए सेल्फ सफिशियंसी हमें इसलिए एहसास नहीं होता है क्योंकि हम सब जो है राइट ओरिएंटेड है, हमें जितना भी दे दो लगता है कम है। राइट ओरिएंटेड पर्सन कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा उसको लगता है कि मुझे और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। सो व्हेन वी आर हैविंग ड्यूटी ओरिएंटेड पर्सनालिटी guided by the idea of Gandhian Swaraj, then naturally we will implement it at with the concept of Gandhian concept of oceanic circles। तो इसको implement करते हुए practical implementation में we will have ग्राम पंचायत and we will have least dependence on outside world, and that will lead to complete self sufficiency and Swaraj। That is Gandhian idea of Swaraj that will lead to anarchy but lead to duty oriented society and do away with needs of police state। और कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि गांधीयन आइडिया ऑफ स्वराज दो आर idealist but still act as a guiding principle for Indian policy makers, and that is why they have been included in DPSP under Article 40 and have been given some concrete shape as a result of 73rd Amendment Act 1992। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। The next article is about Armed Forces Special Power Act, AFSPA। This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view। तो आसफा के बारे में पहले समझते हैं, देन विल कम टू द करंट न्यूज। देखिए ये कानून लाया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया में 1958 में, लेकिन उसके पहले ब्रिटिशर्स ने ये कानून इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था 1942 के दौरान ही इन ऑर्डर टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर उसके बाद आजादी के बाद ये कानून लाया गया 1958 में इन ऑर्डर टू डील विथ इंसर्जेंसी इन नागालैंड। उस टाइम में ये बिल आसफा से रिलेटेड बिल रखा गया था बाय जीवी पंत साहब और फिर पास करके ये कानून बनाया गया। तो आसफा के अंदर क्या होता है, इस कानून के अंतर्गत आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया कि ये एरिया बाय डिस्टर्ब्ड एरिया है, यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया, स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट या तो डायरेक्टली किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करती है, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करती है। अगर एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो गया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे आर्म्ड फोर्सेस को भेजती है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंडियन आर्मी को भेजती है, और इंडियन आर्मी या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ वगैरह को फिर उस डिस्टर्ब्ड एरिया में स्वीपिंग पावर्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलते हैं इन ऑर्डर टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। स्वीपिंग पावर्स कैसे कैसे मिलते हैं अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वो भी एक एक करके देखते हैं। सेक्शन 4 जो है
of Armed Forces Special Power Act, this gives an authorized officer power to open fire at any individual, even if it results to death. अगर ये ऑफिसर ऑथोराइज्ड ऑफिसर अंडर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो इट कैन ओपन फायर एट एनी इंडिविजुअल इवन इफ दैट कैन लीड टू डेथ। और उस बस इसमें क्या होना है, इनको साबित कर देना है कि आई हैड सम सस्पिशन ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो इस केस में इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। सेक्शन 5 कहता है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, कैन सीज एंड सर्च विदाउट एनी वारंट ऑफ एनी प्रेमाइसेस। तो ये सब है स्वीपिंग पावर, जो नॉर्मल जगहों पे अगर कोई एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं है अंडर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो वहां पे ये सब पावर किसी भी ऑफिसर के पास नहीं है। एक सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर है सेक्शन 6 का। सेक्शन 6 में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत जो पावर दिए गए आर्म फोर्सेस को, अगर उनको आपको समझना है तो आप समझिए पहले आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन या अरेस्ट। तो इट सेज दैट एन अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस या जो भी आर्म फोर्सेज हैं वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर रखेगी, और मजिस्ट्रेट आपका केस देखेंगे। उसके बाद अगर वो अप्रूव करते कि ठीक है इनको हिरासत में रखा जाए, डिटेंशन में रखा जाए, तभी वो आपको हिरासत में रखा जा सकता है। तो मतलब 24 घंटे से ज्यादा आपको कोई भी आर्म फोर्सेज जो हैं वो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के अरेस्ट करके नहीं रख सकते अंडर आर्टिकल 22। दिस इज अ फंडामेंटल राइट, but this fundamental right is not applicable directly in section 6. Section 6 of Armed Forces Special Power Act writes, individuals who have been taken into custody have to be handed over to nearest police station as soon as possible. अभी जो वर्ड है as soon as possible, this is an open statement, इट इज एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट। तो कई दफा ऐसे आरोप हैं आर्म फोर्सेस के ऊपर कि वो लोग किसी को अरेस्ट करके 6-6 महीने तक पुलिस स्टेशन में नहीं देते, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं रखते। तो एक तरीके का इलीगल डिटेंशन हो गया, उसमें हरासमेंट या टॉर्चर के केसेस आते हैं सामने। सो दीज आर प्रॉब्लम्स। यही चीज दिखाया है वो मूवी जो हैदर थी उसमें। अब तो काफी पुरानी मूवी हो गई, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के मिसयूज के ऊपर वो मूवी बनी है। लुक, I am nobody to vouch any such event, but this is I am quoting on the basis of several Supreme Court's judgment कि ऐसे ऐसे जजमेंट्स आए हैं, जैसे जस्टिस जे एस वर्मा कमिटी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे एस वर्मा कमिटी, या बाद में भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं हमारे कुछ आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स के ऊपर अंडर आसफा एरिया। तो कोई भी डिस्टर्ब एरिया के अंदर प्रॉब्लम आती है कि लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और मजिस्ट्रेट फॉर 6 months और एन ईयर। तो प्रॉब्लम ऑफ डिसअपियर्ड पीपल, मैनी पीपल हैव डिसअपियर्ड, हैव नॉट बीन प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट फॉर मेनी ईयर्स। ऐसा प्रॉब्लम दिखाया गया जम्मू कश्मीर एरिया का। इससे दिक्कत क्या हो जाती है कि लोकल यूथ के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। आर्मी, तो देखिए आर्मी बाय नेचर इटसेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट वेरी हार्श। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिस एरिया में लगेगा, आर्म फोर्सेज जो हैं या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है, दे बाय देयर नेचर इट्स देमसेल्फ दे हैव बीन ट्रेन्ड टू एक्ट वेरी हार्श। बट व्हेन दे एक्ट वेरी हार्श, व्हेन दे यूज ऑल द पावर्स प्रोवाइडेड अंडर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, लोकल यूथ गेट फ्रस्ट्रेटेड and then they developed anti-nationalist tendencies, and then they become a potential recruit for terrorist agencies, and this thing becomes overall counterproductive for national security. So this phenomena has been seen to some extent in Jammu and Kashmir, that was shown in this movie. So हमें आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को उतना ही इस्तेमाल करना है जिससे लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर हो जाए। कहीं डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से इस्तेमाल हुआ तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है लॉन्ग रन में। और भी कुछ इश्यूज सामने निकल करके आए हैं कि देयर हैव बीन इश्यूज इन सम केसेस सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। सो इन मणिपुर सच केसेस वेयर देयर कि अबाउट 30 मणिपुरी women had marched naked against sexual violence in the disturbed area अंडर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी जो बिठाई गई थी, बनाई गई थी आफ्टर निर्भया केस इन 2012 फॉर वीमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर रिकमेंडेशन दिया था सरकार को। उसमें से एक रिकमेंडेशन था कि आर्म फोर्सेस को जितना भी स्पेशल पावर देना है दीजिए इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, बट सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड केसेज में उनको स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड इन एनी ऑर्डिनरी लॉस एज फार एज सेक्सुअल violence या sexual offense is concerned, because sexual offense against women in protected area is one area of concern under Armed Forces Special Power Act.
ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का इश्यूज तो है ही है, केसेस ऑफ डिसअपियर्ड पीपल, इकोनॉमिक चैलेंजेस मैंने आपको बताया। जिस एरिया में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा होता है वहां पे फिर आर्म्ड फोर्सेस के पास डिसप्रोपोर्शनेट पावर्स होते हैं और इस कारण से वहां पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो ग्रोथ नहीं आता, ग्रोथ नहीं आता तो लोकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो फिर नेचुरल फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है या बिल्डअप होता है एंड दैट मेक दीज यूथ पोटेंशियल रिक्रूट फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स, दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ साइक्लिक प्रॉब्लम। और भी कई सारे इश्यूज हुए हैं, जैसे 2021 दिसंबर में क्या हुआ कि नागालैंड के अंदर कुछ सिविलियंस के ऊपर गलती से बिकॉज ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी आर्म फोर्सेस के लोगों ने गोली चला दी और कुछ सिविलियंस मारे गए थे उस केस में। तो मुद्दा यह है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लेकर के नॉर्थ ईस्ट में आज के डेट में थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वांट आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट टू बी कंप्लीटली लिफ्टेड। देखिए, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी ने 2004 में ही कहा था कि कंप्लीटली रिपील आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और उसके जगह पे अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूरत है तो आप कोई दूसरे कानून लाइए, लेकिन completely repeal this armed forces special power act because it is a disproportionate measure to deal with certain issues। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आज भी एक मेजर कंसर्न है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न कई सारे स्टेट्स में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एप्लीकेबल है। जो 4 स्टेट्स हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एप्लीकेबल है, विच इज ऑफ कोर्स अ यूनियन टेरिटरी नाउ। कई सारे स्टेट्स में, बाकी नागालैंड में 1958 से है, मिजोरम में 1967 में था, 86 में रिमूव हो गया, त्रिपुरा में 2015 में रिमूव हो गया, मणिपुर में 1980 से है, अरुणाचल प्रदेश में 1987 से, असम में 1990 से है, मेघालय में 1990 से था बट 2018 में ये रिमूव हो गया। तो आज के डेट में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है। आसाम के अंदर अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से रिलेटेड कुछ बदलाव किए गए हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट से इसको रेज किया गया है। फॉर एग्जांपल, इट हैज बीन लिफ्टेड फ्रॉम जोरहट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग एंड डीमा हसाओ फ्रॉम अक्टूबर 1st एंड दे हैव बीन एप्लीकेबल टू डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर एंड सैरियदो। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स पे अब एप्लीकेबल हुआ। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जब भी कहीं अप्लाई किया जाता है तो 6 महीने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो अब मान के चलिए कि हमारे स्टेट आसाम में अब 6 महीने और रहेगा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब 1 अक्टूबर के बाद आई थिंक अप्रैल में जाकर के हमारी सरकार वापस से फैसला ले सकती है। तो हो सकता है कि 1 अप्रैल को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हमारे स्टेट से पूरी तरह से लिफ्ट हो जाए, लेकिन अभी भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एप्लीकेबल है। और भी कई सारे जजमेंट्स थे। 1997 का जजमेंट है नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट इट शुड बी अप्लाइड ओनली फॉर टेम्पोररी पीरियड। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि there must be an end to complete immunity provided to Armed Forces Special Power Act under 1958। अभी क्या होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है उसमें उनको बहुत सारी इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट वांट्स कि दिस कंप्लीट इम्यूनिटी शुड बी लिफ्टेड अवे एज पर दिस जजमेंट ऑफ 2016। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फर्स्ट टाइम बाय ब्रिटिशर्स टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंट इंडिया में 1958 में आया टू डील विद नागा इंसर्जेंसी। अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्टर्ब्ड एरिया एक बार अनाउंस हो जाता है तो स्वीपिंग पावर टू द आर्म फोर्सेस। इश्यूज क्या है, सेक्सुअल वायलेंस के इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस के इश्यूज हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हिंडर होता है किसी एरिया में, उसके दिक्कत है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गांधीज इमेज ऑन करेंसी नोट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, करेंसी नोट जो है इनका डिजाइन कौन तैयार करता है, तो आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट इज टास्क्ड विद डिजाइनिंग ऑफ रुपी नोट्स। तो रुपी नोट का जो डिजाइनिंग है आरबीआई करती है, लेकिन ऑफ कोर्स आफ्टर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भारत सरकार के अप्रूवल के बाद आरबीआई जो है वो डिजाइन तैयार करती है करेंसी नोट्स का। अब अगर बात की जाए गांधी पोर्ट्रेट ऑन करेंसी नोट, ये वाला जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं गांधी का, गांधी जी का, ये पोर्ट्रेट जो है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ए कटआउट ऑफ ए फोटोग्राफ ऑफ 1946। 1946 का ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, गांधीज फोटोग्राफ अलोंग विथ विलियम पेटिक लॉरेंस, ब्रिटिश
ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे एंड ही वाज बेसिकली अ पॉलिटिशियन फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये इमेज है 1946 का। किसने खींचा वो आइडेंटिटी आज तक क्लियर नहीं है, लेकिन इस इमेज में ये गांधी जी का जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं इसका कटआउट लिया गया है और इसका मिरर इमेज कर दिया गया, यानी कि इसको लेकर के घुमा दिया गया है। मिरर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना फोटो। तो ये पोर्ट्रेट का गांधी जी का कटआउट लिया गया और उसका मिरर इमेज डाला गया है करेंसी नोट पे बाय आरबीआई। अगर इंडिया की करेंसी आप देखें राइट सिंस इंडिपेंडेंस, तो आजादी के जस्ट बाद कुछ दिनों तक आरबीआई ने तो वही किंग जॉर्ज सिक्स वाला ही नोट रिलीज किया कुछ दिनों तक, लेकिन 1949 में किंग जॉर्ज सिक्स को रिप्लेस कर दिया नोटों के ऊपर विथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर एट सारनाथ। तो जो हमारा अशोक स्तंभ है सारनाथ वाला, उससे रिप्लेस कर दिया किंग जॉर्ज सिक्स के इमेज को आजादी के बाद 1949 में। गांधी जी की इमेज नोटों पे पहली बार आई 1969 में in order to commemorate his 100th birth anniversary. So this was a special series of notes. गांधी जी का फोटो जो है नोटों पे स्टार्टिंग से नहीं था, 1969 में पहली बार आया, वो भी कुछ स्पेशल नोट्स पे। फिर 1987 में आया 500 के नोटों पे। 1996 से महात्मा गांधी सीरीज नई निकाली गई, जो तब से लेकर के अभी तक 1996 से लेकर के अभी तक महात्मा गांधी की फोटो जो है वो करेंसी नोट्स पे चल रही। आजादी के तुरंत बाद से महात्मा गांधी की फोटो करेंसी नोट्स पे इस्तेमाल नहीं हो रही है। किंग जॉर्ज सिक्स थे, फिर अशोक स्तंभ आया सारनाथ वाला, 1969 में पहली बार आया कॉमेमोरेटिव नोट, 1987 में 500 के नोटों पे गांधी आए की फोटो आई, 1996 से दिस गांधी सीरीज इज इन न्यूज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कई सारी बातें यहाँ लिखी हैं। फोटो जो है, जो अभी गांधी जी की फोटो दिखती है आपके नोटों पे, दिस इज कट आउट ऑफ ए फोटो विथ पेथिक लॉरेंस ऑफ 1946। और ये जो फोटो आप नोटों पे देखते हैं, दिस इज मिरर इमेज ऑफ द कटआउट। The next article is about 69th Wildlife Week. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक हर साल हमारे देश में मनाया जाता है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। इस नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक को मनाने का मेन पर्पस होता है टू प्रमोट प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोराज एंड फौनास। तो 2023 में हम लोग मना रहे हैं 69th वाइल्ड लाइफ वीक और इस साल का थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये थीम शायद से एपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था 2021 वाले में या 2022 वाले में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वाइल्ड लाइफ वीक पे एक सवाल आया था। अगर वाइल्ड लाइफ वीक की अगर बात की जाए तो इसको मनाना शुरू किया इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को पहली बार बनाया गया 1952 में। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने फिर 1955 में डिक्लेयर किया कि हम लोग देश भर में वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे एक दिन का। फिर 1957 में इन्होंने वाइल्ड लाइफ डे को अपग्रेड कर दिया इनटू वाइल्ड लाइफ वीक और तब से हम लोग 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक हर साल वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं, 1957 से लेकर के अभी तक। और यही कारण है कि अब इस साल भी हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं। दिस इज 69th वाइल्ड लाइफ वीक। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये 4-5 बातें हैं आपको 69th वाइल्ड लाइफ वीक से रिलेटेड याद रखना है। थीम याद रखना है इस साल का कौन बनाता है, वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। कब से मनाया जा रहा है, 1957 से। कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है ही, जेंडर न्यूट्रल है ये पॉक्सो एक्ट। सेकंड स्टेटमेंट गलत होते हैं, यू गेट द करेक्ट आंसर। एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय वीपो। और इसमें भी सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बायो रिमेडिएशन प्रोसेस जो है उसमें हेवी मेटल्स कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकते। सेकंड स्टेटमेंट गलत है एंड देन यू गेट द आंसर थ्रू एलिमिनेशन मेथड। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।